बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 94 सीटों में से पटना जिले की 9 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया। 16 अक्टूबर तक दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटें हैं और इन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। मुंगेर के जमालपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कल नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पप्पू यादव बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद पप्पू यादव बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर का भ्रमण किया और लोगों से वोट की अपील की। पप्पू यादव का यह अंदाज लोगों को खूब भाया। अब देखना है कि वोट में यह कितना तब्दील हो पाता है। इधर पूर्णिया के मुस्लिम बहुल अमौर विधानसभा क्षेत्र में हर बार की तरह इस चुनाव में भी मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के जलील मस्तान और जेडीयू के सबा जफर के बीच है। एआईएमआईएम भी इस चुनाव में उम्मीदवार उतारने जा रहा है और ऐसे में यहां का मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। हालांकि तीनों दल के लोगों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अमौर का भी सीट जाना अच्छा नहीं मानता। सीमांचल के क्षेत्र में कोई भी सीट जाना अच्छा नहीं मानता। तब कैसे? लेकिन जब राजनीति करते हैं तो राजनीतिक कुछ मजबूरियां होती है, गठबंधन का कुछ धर्म होता है। सीमांचल को अब तक चाहे वो जितने भी सरकार हो, पूर्व में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सारे लोगों ने इस सीमांचल को ठगने और छलने का काम किया। इस सीमांचल को वोट बैंक बना करके इस्तेमाल करने का काम किया। सामाजिक और राजनीतिक निर्णय होते हैं, वो परिस्थितियों के अनुरूप कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर वो भटक के कहीं किसी पार्टी में चुनावी मिजाज के लिहाज से वो बदल लेते हैं अपने को पार्टी, या कहीं जाके सट जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मूल निष्ठा खत्म हो गई, वो तो एक राजनीतिक लाभ है। विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जल से लेकर जमीन तक पर नजर रखी जा रही है। साथ ही अर्धसैनिक बल के जवान सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके में मोटर बोट से गश्ती की जा रही है। और आपको बताएं कि पिछले दिनों दरभंगा से 1 करोड़ 11 लाख रुपए जब्त किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने पूरे जिले में चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही अपराधियों के धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी जारी है। सैनिक बल आए हुए हैं, उनको छापामारी में लगाया गया है। उनके साथ मिलकर पुलिस अपराधियों के विरुद्ध, शराब माफिया के विरुद्ध छापामारी कर रहे हैं। हालांकि मूवमेंट में दिक्कत हो रही है और नौका ही एकमात्र साधन है फिलहाल तो। हालांकि चुनाव के लिए हम लोगों ने ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और नाव की व्यवस्था के लिए प्लान किया हुआ है। टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हुए ददन पहलवान। खबर यही आ रही है कि बागी हो गए हैं ददन पहलवान। जेडीयू पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता ने ददन के हमले का जवाब दे दिया। प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि ददन को पार्टी ने मौका दिया था, लेकिन वे जनता का काम करने में नाकाम रहे और ऐसे में अब आरोप लगाना गलत है। आज तक क्षेत्र का आवाज उठाए हैं क्या? डुमरांव से लगातार जीत रहे हैं, क्या उनकी आवाज विधानसभा में आज तक एक क्वेश्चन भी किया होगा? वो आदमी कई बड़े आरोप लगाए हैं टिकट बंटवारे को लेकर के। कोई माई का लाल जदयू में कोई पैसा का आरोप नहीं लगा सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, दूसरे दल का मैं हिसाब नहीं जानता हूं। ये दूसरा दल नहीं है जहां पैसा पर टिकट मिलता है। नीतीश कुमार जी अपने वर्करों को टिकट देने का काम किया। आज एक ऐसा नमूना है, पार्टी के प्रवक्ता अंजू महाराज जी को उन्होंने टिकट देने का काम किया। इधर मुजफ्फरपुर के जयपाल गांव के पास 7 साल पहले करोड़ों खर्च कर बनाया गया पुल किसी काम का नहीं, क्योंकि पुल को जोड़ने के लिए अप्रोच पथ नहीं बन पाया और इस कारण हथौड़ी गराहा मुख्य मार्ग को लोग पुराने पुल के सफर करने को मजबूर हैं। सड़क और पुल पुलिये के लिए सरकार बताती है कि लगातार बिहार में काम किया गया है, लेकिन देखिए मुजफ्फरपुर में अभी हम हैं और ये बोचहा विधानसभा क्षेत्र में जो गरहा और हथौड़ी सड़क है, इस बीच में ये बागमती की उपधारा में बनाया गया था सालों पहले ये पुल। और कोशिश ये की गई थी कि जो लोहे का पुल है जर्जर हो गया है, उस पर लगातार दुर्घटनाएं भी होती रही है, तो उसको विकल्प के तौर पे ये पुल बनाया गया था। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी जो नया पुल है उसका काम अभी भी अधूरा है। जो अप्रोच सड़क उसमें बननी चाहिए वो नहीं हुआ है। यही कारण है कि जो पुल का इस्तेमाल है वो अभी तक नहीं हो पाया है। लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है। ये कब से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है? ये करीब 7-8 साल से है। कोई पहल हो रही है? कोई पहल नहीं हो रही है। क्या इसके कारण दिक्कत क्या है?
इसका दिक्कत है, ऐसे काम हुआ 7-8 साल पहले हुआ, उसके बाद बंद हो गया। इसके कारण दिक्कत है, वो पुल के कारण एक्सीडेंट होता है, इस पार भी उस पार भी एक्सीडेंट हो जाता है। क्या कोई पहल नहीं हुई आप लोग को बना हुआ है? नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि जल्दी पुल ये बन जाए, तैयार हो जाए, जल्दी पुल बन जाना चाहिए। विशेष बात क्या कहें, सालों से पेंडिंग है। हाँ जी। तो जो थोड़ी बहुत अड़चनें होती है एस्टीमेट से पहले उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि जो सालों पुरानी जर्जर पुल हो चुकी है उसी के सहारे अब भी आवागमन हो रहा है और जो लाखों रुपये खर्च करके नया पुल बनाया है उसे अब तक चालू नहीं किया गया है। माना जा रहा है जिन लोगों ने ज़मीन इस योजना के लिए दी है उनका भुगतान नहीं हुआ है, रेट और किस्म को लेकर मामला फंसा हुआ है। लेकिन इस पेंच में जो जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी पहल इस इलाके में फ़िलहाल नहीं देखने को मिली है। यही कारण है कि जो मुख्य सड़क पर हजारों गाड़ियां रोजाना जाती है, इसी सकरे पुल के सहारे लोग आवागमन करने को विवश हैं और लगातार यहां सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और अब बात झारखंड की। कोरोना से झारखंड में 8 और लोगों की मौत के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है 775 और रांची में सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हुई, जबकि बोकारो, रामगढ़ और पलामू में एक एक कोरोना पॉजिटिव की मौत इलाज के दौरान हो गई। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 8 और संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 775 हो गई है। सबसे ज्यादा 5 मौत रांची में हुई है, जबकि बोकारो, रामगढ़ और पलामू में एक एक मरीज की मौत हुई है। अगर बात करें इस बीच में तो 784 कोरोना के नए पॉजिटिव केस मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 90,486 हो गई है, जबकि 1,263 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और इस तरह से राज्य में 80,439 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं, जबकि अभी भी 9,272 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, यानी कि ऐसे मरीज जिनमें अभी कोरोना का संक्रमण है और उनका इलाज अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। राहत की बात यह है कि राज्य में कोरोना का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय ग्रोथ रेट से घट से भी कम होकर 1.01% रह गया है, जबकि रिकवरी रेट 88.89% है। मोर्टेलिटी के मामले में भी राज्य काफी बेहतर स्थिति में है और 0.85% का मृत्यु दर राज्य में है। लेकिन 51 से 70 साल के लोगों के लिए सबसे घातक कोरोना राज्य में साबित हो रहा है। 390 लोगों की मौत हुई है जो इस उम्र के हैं। ऐसे में इस उम्र ग्रुप वालों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग में बड़कागांव का एनटीपीसी का कोल माइनिंग क्षेत्र इन दिनों पुलिस छावनी में तब्दील है। प्रशासन की देखरेख में बुधवार से कोयले का उठाव शुरू कराया गया, जो सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कल भी जारी रहा। कोयला ढुलाई शुरू होने के बाद बड़कागांव विधायक मौके पर पहुंची। उन्होंने एनटीपीसी पर कोयले में लगी आग की बात को ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराने और दबाव बनाने के लिए उछालने का आरोप लगाया। विधायक ने साफ कर दिया कि एनटीपीसी की ओर से ग्रामीणों की मांगें नहीं मानी गई हैं और कोल डंप से कोयला उठाने के बाद 15 दिनों के बाद फिर सत्याग्रह आंदोलन शुरू होगा। इस दौरान एनटीपीसी के तमाम काम भी बंद रहेंगे। और साथ ही मैंने अपने जितने भी रैयत है उनको संदेश दिया है कि इसमें जो भी कोयला में आग लगने की जो संभावना को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है उसमें सहयोग करें। पर हमारी लड़ाई जारी है और हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आएगी। सत्याग्रह चलता रहेगा, सब शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और इसी सत्याग्रह के दम पे हम लोग लड़ाई जीतेंगे। 2020 क्रिकेट लीग आईपीएल को लेकर जहां क्रिकेट प्रेमी उत्साहित हैं, वहीं आईपीएल को लेकर सट्टेबाजी का भी दौर बढ़ चढ़कर जारी है। रांची में पुलिस ने एक सट्टेबाज को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लैपटॉप, स्मार्टफोन, पेन ड्राइव के साथ 1,14,000 रुपए बरामद किए गए। ग्रामीण एसपी के मुताबिक आईपीएल के इस सट्टेबाज के तार नागपुर से जुड़े हैं, जिसका मास्टरमाइंड कुलू नवेदिया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मोबाइल ऐप की मदद से सट्टेबाजी का गोरख धंधा चल रहा है और ऑनलाइन तरीके से राजधानी में अपने पांव पसार रहा है। वहीं पुलिस इसकी मॉनिटरिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। छत्तीसगढ़ में रहते थे या वहां मैंने 2018 में इसी तरह के कांड में गिरफ्तार हुए थे और बेल होने के बाद तो फिर हम वहाँ छोड़कर लॉकडाउन के
पहले हम यहाँ आ गए थे और ये सट्टेबाजी वाला खेल शुरू मैंने कराया था। एक चीज उन्होंने और बताई, जब इनके बैंक जो एक्सिस बैंक है में इनका खाता है जो राजनंदन गांव छत्तीसगढ़ में है, उसमें 1,14,637 रुपया पाया गया, जिसको हम लोगों ने जब्त कराया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परिणीत कौर के खाते से 23 लाख उड़ाने वाला एक और साइबर ठग से जामताड़ा से गिरफ्तार हुआ। अपराधी का नाम है जमरुद्दीन अंसारी, जिसे पंजाब पुलिस पकड़कर अपने साथ पंजाब ले गई। जमरुद्दीन के पास से एक स्मार्टफोन, 2 सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड जब्त किया गया है। जमरुद्दीन अंसारी अताउल अंसारी गिरोह का सदस्य है, जिस पर आईटी एक्ट की कई धाराओं में मामला दर्ज है। रुकिए ना। पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी का 25 लाख रुपया जो है सो साइबर अपराधियों ने, उसमें से जो कनेक्टेड थे उस ग्रुप में एक व्यक्ति था कुतुबुल अंसारी। उस कांड में उसकी संलिप्तता आई थी। उस कुतुबुल अंसारी को की गिरफ्तारी करनी हुई है। उसके विरुद्ध अलग से एक कांड दर्ज किया जा रहा है और फिर इसकी सूचना कंसर्न अथॉरिटी को दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौर में जंगलों को छोड़ नक्सली अब शहरों का रुख कर रहे हैं। राजधानी रांची में भी लगातार पीएलएफआई उग्रवादियों की हो रही गिरफ्तारी कुछ यही इशारा कर रही है। दरअसल रांची पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग के आरोपियों को जब गिरफ्तार किया तो उनसे मिली जानकारी पीएलएफआई उग्रवादियों के बढ़ते जाल का खुलासा कर गई। गिरफ्तार अपराधियों ने पीएलएफआई के लिए काम करने की बात कही और साथ ही उनके हैंडलर पुनई उरांव के बारे में भी जानकारी मिली। उनकी निशानदेही पर छापेमारी में 3 और उग्रवादी गिरफ्तार हुए। वहीं उनके पास से 2 पिस्तौल, 8 कारतूस और 8 मोबाइल फोन के साथ बाइक भी बरामद की गई। सभी आरोपी रांची के ही अपराधी हैं और उन्हें हाल ही में पीएलएफआई में भर्ती किया गया था। फायरिंग की घटना हुई थी, कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी दहशत फैलाने के लिए। उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिसमें नाम आ गया था। इसकी सूचना अभी कल परसों ही हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिला कि उस घटना का मेन अपराध कर्मी नगरी थाना क्षेत्र के दलादली गांव के पास में लोग छिपे हुए हैं रात्रि में। तो एक तत्क्षण सिटी एसपी साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे डीएसपी नीरज थे और थाना प्रभारी सुखदेव नगर और उनके टीम के लोग थे। गए वहां, जाने के बाद वहां पर विजय मुंडा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, जहां से एक असलाहा जो देख रहे हैं उनके पास से मिला। होल्डिंग टैक्स माफ करने के प्रस्ताव पर रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग आमने सामने आ गया है। नगर विकास विभाग ने नगर निगम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिससे राजधानी के करीब 2 लाख मकान मालिकों को टैक्स देना होगा। रांची शहर में होल्डिंग टैक्स को लेकर नगर निगम और नगर विकास विभाग में ठन गई है। कोरोना संकट को देखते हुए निगम ने लोगों को कुछ राहत देने के लिए होल्डिंग टैक्स में छूट का जो प्रस्ताव दिया था, उसे नगर विकास विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिक्कत यह है कि रांची के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं अपने आप को बाकी नगर निकायों से अलग समझने लगे हैं। तो किसी एक नगर निकाय को हम लोग, हमारे लिए, हमारे तो 51 बच्चे हैं, हमारे लिए सारे बराबर हैं। तो किसी एक नगर निकाय के डिमांड पे हम लोग कोई निर्णय नहीं लेंगे। बाकी 50 से कोई डिमांड नहीं आया है। 23 मई 2020 को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद इसे नगर विकास विभाग को भेजा गया था, जिसमें 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में घर वाले लोगों को पूरा होल्डिंग टैक्स माफ कर दें और 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में बिल्डिंग या मकान वाले लोगों को टैक्स में 50% छूट देने का प्रस्ताव रखा था और छूट से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार से करने की अपील की गई थी। लेकिन नगर विकास विभाग को यह प्रस्ताव बकवास लगा और खारिज कर दिया, जिस पर डिप्टी मेयर ने पॉलिटिकल और इमोशनल गेम खेल दिया है। केंद्र सरकार के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज क्यों आया? उसके पीछे एक ही मंशा थी कि आम लोग जहां जहां परेशान हैं वहां कैसे राहत पहुंचाया जाए। इधर नगर विकास विभाग की दलील है कि होल्डिंग टैक्स में छूट से इस साल सरकार को करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जिसे इस संकट में सहना सरकार के लिए आसान नहीं है।
ऐसे में होल्डिंग टैक्स में छूट की आस लगाए 53 वार्डों के करीब 2 लाख मकान मालिकों को झटका लगा है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के होल्डिंग टैक्स का भुगतान 10% जुर्माने के साथ करना होगा, जिस पर डिप्टी मेयर ने एक बार फिर सरकार से इस पर विचार करने की अपील की है। नगर विकास सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार विभिन्न माध्यमों से आम लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है, वैसे ही शहरी जनता को झारखंड सरकार भी ऐसा राहत पहुंचाने का काम करे। फिलहाल इतना तो साफ है कि सरकार होल्डिंग टैक्स में कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। ऐसे में रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ गई है और जब तकरार पॉलिटिकल हो तो लंबा खिंच सकता है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। पाकुड़ नगर के लोगों के इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हो रही। शहरी जलापूर्ति योजना जल्द पूरी होने और घर घर तक वाटर सप्लाई की आस 4 साल से अधूरी है। फिलहाल पीसीसी सड़क कटिंग कर पाइपलाइन बिछाने के काम में बाधा आई है। वहीं पश्चिम बंगाल के चांदपुरा में बना इंटक वेल भी धंसने से परेशानी बढ़ गई है। 32 करोड़ रुपए की लागत से बन रही परियोजना का जायजा लिया पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार ने। पाकुड़ जिले में शहरी जलापूर्ति योजना का काम कछुए गति से चल रही है। लगभग 32 करोड़ का इस काम में कब तक लोगों को पानी मिल पाएगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत वर्तमान में पीसीसी सड़क कटिंग का काम चल रहा है, जिसमें प्राक्कलन फिर से एनालिसिस किया जा रहा है, यानी प्राक्कलन को आकलन करके फिर से नया रेट तय होगा और पीसी सड़क कटिंग होगी और तब पाइपलाइन बैठाया जाएगा। वहीं चांदपुर के फरक्का कैनल से यानी गंगा से निकला हुआ जो नाला है उस पर संप बनाया गया था और संप धंस जाने के बाद एक टीम आई थी दिल्ली से और वह मिट्टी का जांच रिपोर्ट लेकर गई है, लेकिन कब तक जांच रिपोर्ट आ पाएगा और दोबारा कब तक इंटेक वेल का काम होगा, कोई समय का पता नहीं चल रहा है। पदाधिकारी अब उनके जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इंटेक वेल का निर्माण होगा और इसके बाद शहरी जलापूर्ति योजना का काम आगे बढ़ेगा। नगर में भी पाइपलाइन बिछाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। लगभग 4 साल बीत चुका है और अब तक शहर के लोगों को शहरी जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे लोग काफी दुखित हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जिला प्रशासन इस काम पर पूर्ण रूप से सफलता पाती है। कुंदन कुमार, न्यूज 18, पाकुड़। खबरें लगातार जारी हैं। अब